है फ्रेंड्स, व्हाट्स गुड यू ऑल। स्वागत है आपका टू एलिट प्रोफेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA इंटर कंपनी लॉ, then this session is really going to help you, because in this session, in this lecture, we are going to learn a very important section from your syllabus, and the name of the section is in front of you. That is section number 132, National Financial Reporting Authority. Friends, lot many questions has been asked on this earlier, and this is the hot favorite area of the institute to get asked in examination. So this is because we need to learn this section really comprehensively, because 4 to 5 marks question can be asked on this. So let's get started without wasting time. Section number 132, National Financial Reporting Authority. So friends, before starting the discussion over it, we need to understand that what do you mean by this National Financial Reporting Authority स्लैश NFRA, या फिर कॉमनली इसको बोला जाता है नाफरा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले 2-3 मिनट में। जैसे कि नाम आपको लग रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है बच्चों, ये एक डिस्टिंक्ट अथॉरिटी या फिर कमिटी जिसको बोल सकते हैं, है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, जो किसके बारे में डील कर रहा है, जो डील कर रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। तो व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपने तो सीए फाइनल के बच्चों को शायद से ये पता रहेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके उनके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट है। जो सीए इंटर में बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उसको ही उन्होंने नाम दिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए फाइनल में। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हो रहा है, अब ये कौन करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमने सेक्शन 128 129 में ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी जो रहती है वो रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या फिर कंपनी की, और उसको ऑडिट करवाने की जिम्मेदारी जो रहती है वो रहती है ऑडिटर्स की। तो ये दोनों लोग जो होते हैं, जो कंपनी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और एक ऑडिटर जो उस चीजों को ऑडिट करती है, इन दोनों के ऊपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स, टू द मेंबर्स, टू द पब्लिक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग सही ढंग से, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी गलती के, उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे किसी भी कंपनी का। ठीक है। अब आपको ये लगेगा सर, हमारी जो ICAI है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भी तो एक अथॉरिटी है टू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। जैसे कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना रही है ना, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। सेक्शन 133 में हम लोग को ये देखने वाले हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ICAI रेकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस और नो। या फिर ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं, उनके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कैसे ऑडिट करना है, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी ICAI ही बनाता है। तो ICAI अगर ऑलरेडी प्लेस में है, ICAI ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है, तो ये अलग से अथॉरिटी बनाने का क्या मतलब है, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर अपना ओवर या फिर लुक आफ्टर करेगी। क्या जरूरत महसूस हुई। तो बच्चों, ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई थी फरवरी 2018 में। ओके, तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में नया प्रोविजन है जो पहले 1956 एक्ट में नहीं था। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में नए से इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 132। जब कंपनीज एक्ट बना था बच्चों, तो उस टाइम पे इस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के प्रावधान ऑलरेडी इंक्लूड किए गए थे, या फिर इसके बारे में सोच चल रही थी। लेकिन 5 साल से इसके ऊपर चर्चा होते 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 मार्च 2018 सॉरी फरवरी 2018 में इस चीज को इंक्लूड किया गया। उसी साल या फिर उसके पहले कुछ 5-6 महीने पहले पीएनबी का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आया था। अब पीएनबी का फ्रॉड तो आपको पता ही है, पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड। तो पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हो गया, या फिर सत्यम का केस हो गया, या फिर IL&FS, आपको IL&FS कंपनी तो पता रहेगी, सुनो। IL&FS, ये जो फ्रॉड हुआ है, आई थिंक IL&FS का फ्रॉड तो आई थिंक 92,500 करोड़ रुपीस का था।
ओके, मतलब लगभग उतनी वैल्यूएशन हो सकती थी उस फ्रॉड की। सो 92,500 करोड़, सत्यम का 7,800, किंगफिशर का ले लो कितना बड़ा फ्रॉड है, पीएनबी का ले लो कितना बड़ा फ्रॉड है। तो इतने बड़े फ्रॉड जो हो रहे हैं, जबकि हालांकि ऑलरेडी इन सारी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए आईसीएआई वहां पे मौजूद है, कि वो कंपनीज को बोल रही कि कैसे फाइनेंशियल जब बनाते हैं कैसे उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, अगर गलतियां हो भी रही है तो किस प्रकार से पेनल प्रोविजन हम आपके ऊपर लगाएंगे, या फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑडिट करने वाले लोगों को वो गाइड कर रहे हैं, उन लोगों की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ओवरलुक कर रहे हैं कि भैया इस प्रकार से ऑडिट करो ताकि सही ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती ना रहे, और अगर है भी तो वो लोगों के सामने आए। ये ऑडिटर्स का काम है। सो ऑडिटर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए, उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस को ओवरलुक करने के लिए आईसीएआई वहां पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद, हालांकि ये सारी बातें होने के बावजूद, एक अथॉरिटी होने के बावजूद ये सारे फ्रॉड्स निकल करके आ रहे हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि अभी हमको आईसीएआई के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत है, जो इन दोनों के ऊपर नजर रखे, कंपनी के ऊपर नजर रखे और कंपनी के ऑडिटर्स जो होते हैं उनके ऊपर, उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जरूरत महसूस हो रही है। और इसलिए बच्चों, ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नफरा जिसको बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और बच्चों मैं आपको बोलूं कि जब से ये नफरा आया है, तब से ऑडिटर्स के दिमाग में, दिल में इसका खौफ जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बिकॉज ये ऑडिटर्स को पेनलाइज करने वाली अथॉरिटी है। ये किसी की नहीं सुनती है, ये एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो किसी के बाप की नहीं सुनती है। ठीक है, ये सबसे खतरनाक चीज है। इफ आई टॉक अबाउट कि अब तक के जितने भी अथॉरिटीज है, ओके, एक्सक्लूडिंग सेबी, कि जो ऑडिटर्स के ऊपर पेनल्टी लगाए, जो ऑडिटर्स की कॉलर को पकड़े फॉर दैट मैटर, ओके, कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओके, मजाक में बोल रहा हूँ कि ऑडिटर्स की कॉलर को पकड़ेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इस तरह से फ्रॉड क्यों कैसे कर सकते हो, तुम इस प्रकार से गलतियों को ढूंढने में नाकामयाब कैसे रह सकते हो, क्या तुम्हारा कोई कॉन्निवेंस है कंपनी के साथ, क्या तुमने कुछ उनके साथ मिली भगत करके ये काम किया हुआ है, क्या मिली भगत करके तुमने इस फ्रॉड को छुपाया है, बताओ तुमने क्या किया है, पेनल्टी लगा सकते हैं। और आई थिंक आईएलएफएस के केस में तो आई थिंक उसके ऑडिटर डेलॉइट वगैरह थे, जो डेलॉइट हास्किंस एंड सेल्स, जो बिग फोर और चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑडिटिंग फर्म्स है, तो उसके जो पार्टनर्स है, जो भी इस ऑडिट से डील कर रहे थे, आई थिंक देयर वाज अ बैन ऑन दैट ऑडिटर फॉर 7 years। ओके, तो ये अथॉरिटी जो है वो उस पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर उन्होंने 7 साल की प्रैक्टिस का बैन लगाया था। तो बच्चों देखो, आप इतनी बातें, इतने सारे झमेले करके, इतना सारा पढ़ाई करके, इतना दिमाग का दही बना के सीए बन जाओगे, और उसके बाद अगर आप ऐसी गलत गलत बातें करोगे, तो ये अथॉरिटी जो है वो आपके पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता है और बोल सकता है कि आज से तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते आज से, तो तुम्हारी जो रोजी रोटी है वो छीन लेने का काम ये अथॉरिटी करेगी। लेकिन क्यों? सही काम के लिए। अगर आपने गलत किया तो आपकी रोजी रोटी छीनने का काम ये अथॉरिटी करेगी। और इसीलिए बच्चों, मैंने जो बोला है कि ऑडिटर्स के दिल और दिमाग में खौफ का माहौल जो है वो इस अथॉरिटी ने बनाया है। और हालांकि ये सही भी होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए कि लोगों के दिल में गलत काम करने के लिए जो है वो खौफ पैदा हो कि हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को वो बढ़ाएंगे, जो सही है सही, और गलत को गलत बोलने का जो मादा है वो ये अथॉरिटी आपके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर निगरानी रख के आपको वो मादा दे सकती है। समझ आए बात को कि ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी चीज क्या है और किस लिए ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनी है। ठीक है ना, जैसे सेक्शन आगे बढ़ते जाएगा वैसे और बातें मैं करते जाऊंगा और डिटेल में डिस्कशन होते जाएगा, फिर आपको और ये बातें क्लियर होती जाएगी। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली नोट्स बनाए हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर, और अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो बच्चों इसी नोट से आएंगे और इन्हीं नोट से आएंगे, और इसमें से एक भी पॉइंट मिस अगर नहीं करोगे तो आपका इस सेक्शन 132 का जो भी प्रिपरेशन है वो अभी के अभी इस लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए भी जाना है तो इन्हीं नोट्स को रेफर करके आप एग्जाम में जाएंगे। ठीक है,
चलो इन नोट्स को मैंने अपने ग्रुप में भी, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो इन केस इफ यू नीड दिस नोट्स देन आई हैव लिंक्ड द link of my telegram channels, and then go to that link and subscribe to my telegram channel so that you'll get this kind of notes. Okay, chalo, so without wasting time we will quickly jump to this syllabus section 132 नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाफरा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि जिस तरीके से आप समझ पाओ कि ये सेक्शन में कितनी बातें पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज है वाई नाफरा। ओके, नाफरा क्यों पढ़ेंगे या फिर क्यों आया है, उसकी थोड़ी बहुत झलकी मैंने आपको भी बताई है। उसके बाद नाफरा एक्चुअली अथॉरिटी है, सो अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बच्चों इसके ऊपर भी सवाल आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बताओ नाफरा का, इसके ऊपर भी सवाल, जब पहली बार ये नाफरा आया था तो ये उस टाइम पे सवाल पूछे जाते थे। उसके बाद पावर्स ऑफ नाफरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ पावर्स। अथॉरिटी तो आई है लेकिन उसकी पावर्स क्या है, वो क्या करेगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, ठीक है ना। तो उसको पावर भी दिए हुए गवर्नमेंट ने, तो वो पावर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट की पनिशमेंट क्या क्या देते हैं ये, है ना, मैंने कुछ झलकी आपको बता दी कि क्या पनिशमेंट होती है, भाई सीए की रोजी रोटी छीन के लेते हैं ये लोग, तो पनिशमेंट क्या है, ठीक है। और लास्टली कुछ मिसलेनियस मैटर्स है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो सो पहली चीज को खत्म करते हैं, पार्ट 1, दैट इज व्हाई नफरा। नफरा क्यों, तो देखो दो काम बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो नफरा करेगा। पहला है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को रेकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, पहले काम आईसीएआई करती थी, तो आज का नहीं करती, आज के जमाने में भी करती है, ठीक है ना। तो आईसीएआई से बातें सुनती है नफरा। नफरा अपने कुछ वैल्यू इनपुट से जो है वो उसमें देती है और फिर वो बातें रेकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कोई नया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में नफरा को कुछ चेंजेस महसूस होते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं वो वैसा होना चाहिए, है ना, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए काम आते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑडिट करने में मदद करेंगे। तो उसमें अगर उनको कुछ चेंजेस लगते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस लगते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको लगता है कि ये चेंजेस होनी चाहिए, या फिर हमको लगता है कि नया वाला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, नया वाला स्टैंडर्ड्स ऑन सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाए। तो आईसीआई बोलेगी नफरा को, नफरा बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में इस चीज को रखेगी और वहां से पारित करके लेगी। तो सबसे बड़ा पावर जो है, फिर सबसे बड़ी जो गरज है नफरा की, वो इस चीज की है ताकि कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो इस चीज को क्या बोलते हैं उसको, कि निष्पक्षपाती जो है वो इसके ऊपर नजर रखे, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन रीडिंग या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रेकमेंड कर रहे हैं, बस वो रेकमेंड करके नहीं छोड़ते हैं, वो उसके ऊपर मॉनिटर भी करते हैं कि किस ढंग से ये क्या हो रहा है, एनफोर्स हो रहा है। सो मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस ऑफ एसए एंड एएस। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी उन्होंने बोले या फिर ऑलरेडी जो है उसका सही ढंग से इस्तेमाल लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कंपनी, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है ऑडिटर, इस चीज को सही ढंग से वो अप्लाई कर भी रही है, नहीं भी कर रही है, इस चीज को मॉनिटर, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उस चीज को एनफोर्स करेगी। देखो यहाँ पे मॉनिटर कर रही है और एनफोर्स कर देगी, नहीं कि तुमने फॉलो करना, ये नहीं करेगा ना कंटा फाएंगे कांट के नीचे, मतलब कि पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। साथ साथ थर्ड रियली इंपॉर्टेंट, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर सर्विस। मतलब ऑडिटर्स तुम ये काम सही ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, पहले बोल के देखिए कि नोटिस भेजिए, कि जैसे कि आईएनएफएस में यही हुआ था कि उन्होंने डेलॉयट हास्किंस एंड सेल्स को नोटिस भेजा कि तुमने ऐसा ऐसा काम नहीं किया है सही ढंग से, या फिर हमको ये पेपर्स वगैरह चाहिए। तो उसको चेक करने के बाद उनको लगा कि तुमने ये क्वालिटी ऑफ सर्विस सही ढंग से नहीं दिया हुआ है, या फिर तुमने क्वालिटी सर्विस दिया नहीं है टू दिस ऑडिट। तो उसमें वो इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे कि ऐसे ये इंप्रूवमेंट करो, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ऐसे आपके ने काम सही ढंग से करना है, या फिर ये करो वो करो। अगर उसके बावजूद तुम नहीं सुनोगे तो भैया तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। एंड लास्ट में परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटिंग टू 1 2 3, एक्चुअली 1 2 3 होना चाहिए, ओके 1 2 3 मतलब कि 1 2 एंड 3। तो इसके रिलेटेड ये 1 2 3 के रिलेटेड जितने भी और फंक्शंस परफॉर्म करना महसूस हुआ उनको, तो वो और भी बातें कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं, ओके, उनको रेकमेंड करने का पावर उनके पास है। साथ साथ इस चीज को मॉनिटर और एनफोर्स, यानी कि वो मॉनिटर करेंगे कि सही ढंग से लोग इसको फॉलो कर भी रहे, नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो उसको एनफोर्स करेंगे कि नहीं तुमने करना ही है, ठीक है। साथ साथ ऑडिटर्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर ये अपना नजर रख रहे हैं, और जरूरत महसूस हुई तो उनको इंप्रूवमेंट सजेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो
अगर मान लो आप ऑडिट कर रहे हो और आप सही ढंग से ऑडिट नहीं कर रहे हो, तो आपको नफरा जो है नोटिस भेज सकती है कि तुम ये सही काम नहीं कर रहे हो, या फिर तुमको बता सकती है कि ऐसे काम नहीं करते बेटा, ऐसे काम करते हैं। और अगर आपने ऐसा फॉलो नहीं किया उस चीज को, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। और साथ साथ कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो 1 2 3 को 1 2 3 के रिलेटेड हो। क्लियर है? तो ये पहला पार्ट है वाई नफरा। ओके, सो आप एक बात याद रखो, 3 बातें याद रखो, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को रेकमेंड करना, उनको मॉनिटर करना, उनको एनफोर्स करना, टू परफॉर्म और टू कंप्लाई, एंड लास्ट वन ऑडिटर्स के क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर अपनी नजर रखना, ओवरसी करना, ठीक है, और उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना। क्लियर है? वाई नफरा। नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन नफरा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन की नफरा में कितने लोग होते हैं, ठीक है ना, कितने लोग काम करते हैं नफरा में। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा, नफरा जो है वो आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया है इन द ऑफिशियल गैजेटी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि पार्लियामेंट होती है ना, सो पार्लियामेंट ने क्या किया है, एक ऑफिशियल गैजेटी में कोई भी नई चीज आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो ऑफिशियल गैजेटी में, जैसे कि वो पब्लिक का न्यूज़पेपर बोल दो, उसको गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर बोल दो, सो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर दैट इज ऑफिशियल गैजेटी में नोटिफाई किया और बोला कि आज से नफरा जो है वो आपके ऊपर लागू हो गया है। ये हुआ था February 2018 में, ठीक है। सो February 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आज से इस इंडिया में नफरा लागू हो चुका है, और जिस दिन से ऑडिटर की पुंगी टाइट हो गई है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन लोग हैं इस अथॉरिटी में जो काम करेंगे, देखो पहले चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन होगा नफरा में, ओके, और साथ साथ उनके 15 मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे। ओके, तो कुल मिला के 16 लोग काम करेंगे नफरा में। तो आज के जमाने में 16 लोग काम करते हैं नफरा में, समझे। एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन जिसको बोलते हैं, जिसको चेयरमैन भी बोला जाता है, और साथ साथ 15 लोग काम कर, गिनो यहाँ पे 15 लोग है या नहीं है, 15 लोग है नहीं, गिनो, है ना। तो एक चेयरमैन और 15 लोग काम करेंगे, ठीक है। मुझको एक काम करो ना, मुझको है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आज के दिन पे नफरा के चेयरमैन कौन है, ओके, उनका नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कि कौन है नफरा के चेयरमैन। तो एक होमवर्क आपके लिए, एक एडिशनल आप भी रिसर्च कर लो, ताकि आपको भी लगे कि हमने भी कुछ रिसर्च किया है नफरा के ऊपर, ठीक है। सो नफरा के चेयरमैन कौन है, इसका एक नाम मुझको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तो चेयरमैन एक होगा और साथ साथ 15 लोग हुए, तो कुल मिला के 16 लोग काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अपनी इंडियन टीम का पहले महेंद्र सिंह धोनी जो है वो चेयरमैन हुआ करता था, और ये 15 लोग उनके अंदर काम करेंगे, ये टीम काम करेगी, ओके, जो ओवरलुक करेगी द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो आईसीएआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेकमेंड करेगी, या फिर लोग उसको फॉलो कर रही नहीं कर रहे, ये चेक करेगी, ठीक है ना। एक्चुअली ये 15 लोग नहीं है, ये ऐसे ही मैंने ले लिया है रैंडमली, लेकिन यहाँ पे 15 लोग होंगे और एक रहेगा चेयरमैन, जो कि 16 लोग यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर है? पक्का? सो एक चेयरमैन और मैक्सिमम कितने, 15, मैक्सिमम 15 से ज्यादा लोग नहीं काम कर सकते। क्लियर है? सो 16 लोग चेयरमैन के साथ मिलकर 16 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अब जिस भी बंदे को इंक्लूडिंग अ चेयरमैन है, तो चेयरमैन और 15 लोग, ठीक है ना, ऑल द पर्सन्स, ओके, ऑल द पर्सन शैल मेक अ डिक्लेरेशन, शैल मेक अ डिक्लेरेशन, उन लोगों ने डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन देना है? दैट उनके अपॉइंटमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको अपॉइंटमेंट किया है, उनके अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो पर्सनल स्वार्थ नहीं है, टू गेट अपॉइंटेड ऑन दिस अथॉरिटी इन दिस कमिटी। तो कमिटी में अपॉइंट होने का उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। हो सकता है कि किसी कंपनी का एक बंदा डायरेक्टर है और उस कंपनी में कुछ बड़ा फ्रॉड हुआ है, और कैसे ना कैसे करके वो उसने मैनेज किया कि वो नफरा के ऊपर अपॉइंट हो जाए। अब जैसे ही वो बंदा अपॉइंट हो गया जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, और उस फ्रॉड को हम लोग ढूंढ ना पाए, इसलिए हम ही उस नफरा के ऊपर चले गए। ये तो मतलब कि जो कोतवाल है, ठीक है ना, उसने ही चोरी किया, है ना। जो मराठी में सेइंग है ना कि कुंपणाने शेत खाल्ला, जैसे कि जो कोतवाल है, जिसको कोतवाल हमने अपॉइंट किया, मतलब पुलिस होता है, उसने ही चोरी किया, ऐसा ही हो जाएगा ना। सो आपका किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है टू गेट अपॉइंटेड ऑन दिस अथॉरिटी, ये डिक्लेरेशन लिख के दे दो, ठीक है। साथ साथ देर इज नो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन योर अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार का इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और किसी प्रकार का इंडिपेंडेंस से लैक नहीं है। ये बातें डिक्लेरेशन में आप लिख करके देंगे। कौन लिख करके देंगे? चेयरमैन और जो 15 लोग हैं, ये 16 लोग क्या करेंगे, लिख के देंगे डिक्लेरेशन, हर एक का इंडिविजुअली अलग अलग डिक्लेरेशन ये लोग नफरा को दे देंगे।
कि हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं है और देयर इज नो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इन दैट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स ओके एंड चेयरमैन ओके जो कि फुल टाइम काम कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे डिस्कस करना रह गया है कि ये जो भी 15 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है ना, ये फुल टाइम भी हो सकते हैं, ये पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। तो चेयरमैन फुल टाइम पार्ट टाइम कौन के नीचे कंटाप खाएंगे? चेयरमैन तो फुल टाइम होगा ना भाई, तो चेयरमैन हमेशा फुल टाइम होगा। लेकिन ये जो 15 लोग काम करने वाले हैं उसमें से कुछ फुल टाइम हो सकते हैं, कुछ पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब कि वो किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और साथ साथ नफरा में भी काम कर रहे हैं। फुल टाइम मतलब नफरा के लिए ही काम कर रहे हैं फुल टाइम, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स जो फुल टाइम काम कर रहे हैं नफरा में, जो काम कर रहे हैं फुल टाइम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं 15 में से कुछ 10 लोग जो है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं और जो 5 लोग हैं वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो ये 10 लोग जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी बात यहाँ पे है कि वो लोग जो है दे शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। तो फुल टाइम काम करने वाले और साथ साथ चेयरमैन जो है वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। यही बोला ना कि मान लेते कि किसी फर्म का किसी एक कंपनी का ऑडिट हुआ, मान लेते कि IL&FS का ही ऑडिटर है, डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स में से कोई एक पार्टनर है मिस्टर ए, वो उस IL&FS का ऑडिट कर रहा है, ठीक है। सो उस IL&FS में ऑडिट कर रहा है बंदा जो है जिसने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है और IL&FS का इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आने वाला है। अब इस चीज को डरते हुए उसने क्या किया, अपने आप को नफरा के कमिटी में अपॉइंट करवा दिया। किसी न किसी तरीके से ही गेट मैनेज टू गेट अपॉइंटेड ऑन दी नफरा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, मतलब वो IL&FS का ऑडिटर भी है और वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में क्या है, एक कमिटी मेंबर भी है। ऐसा नहीं होगा। तो जो भी बंदा नफरा में फुल टाइम काम कर रहा है वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ना कि वो उस ऑडिट फर्म में एज अ पार्टनर होना चाहिए, ना कि वो उस ऑडिट फर्म में एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाएगा, मतलब वो जो नफरा तहकीकात करेगी उसमें एक इंडिपेंडेंस का लैक आ जाएगा ना, मतलब कि वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, सही ढंग से तहकीकात नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये एक रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि जो भी मेंबर्स और चेयरमैन जो फुल टाइम है वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे। कब? ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, सही बात है, जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, जब या फिर वो अपॉइंट हो चुके हैं और अपॉइंटमेंट के दौरान वो क्या नहीं रहेंगे, वो उस नफरा में जब अपॉइंटेड है तो उस टाइम पे किसी और ऑडिट फर्म के साथ वो जुड़े नहीं रहेंगे। और इवन आफ्टर इज अपॉइंटमेंट, तो मान लेते हैं कि 2020-21 तक उनकी अपॉइंटमेंट है, तो 31 मार्च 2021 तक वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे या फिर ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। और इसके बाद मतलब 31 मार्च 2021 के बाद उनका अपॉइंटमेंट खत्म हो चुका है, तो उसके बाद 2 साल के, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद 2 साल के लिए भी वो किसी ऑडिट फर्म के साथ रिलेटेड नहीं रह सकते। 2 साल मतलब कि यहाँ पे 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 तक वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, एक बार अगर आप नफरा के साथ जुड़ चुके हो एज अ मेंबर, जो कि फुल टाइम या फिर चेयरमैन हो गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कोई भी बंदा जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, जो फुल टाइम काम कर रहा है, मेंबर है अपने नफरा का या फिर चेयरमैन है, वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। पे ए नहीं बोला है तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ए नहीं मतलब ए नहीं। अब बोलेंगे अरे यार मैं तो उस ऑडिट फर्म का हिस्सा हूं जिसका नफरा ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं डाला है। नहीं बच्चा, तुम किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं रह सकते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। सर फिर 2 साल के बाद दैट इज 31 मार्च 2023 के बाद क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ भाई जा, तेरी रोजी रोटी तू मजा कर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, थर्ड वन, आपने दूसरा पॉइंट हो गया अपना, यस और नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा हो गया। अब तीसरा पावर्स ऑफ नफरा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पावर्स ऑफ नफरा बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ प्रैक्टिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हो ना हो आपका भी पाला नफरा से पड़ जाए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नफरा के क्या क्या पावर्स है। ओके, हल्के में मत लेना भाई, ये देखो उसके पावर। तो इन पावर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना। पहला पावर है पावर टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा पावर है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, और तीसरा पावर है पेनल्टी ऑन प्रोफेशनल ऑडिटर्स। अब ये पेनल्टी और ये पनिशमेंट अलग अलग चीजें हैं, ये जो पनिशमेंट है ये अलग अलग चीजें हैं। कौन सी? ये पनिशमेंट, ठीक है ना, ये पनिशमेंट अलग चीज है, ये भी पावर है। लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन 132 में पावर्स, सेक्शन 132 और रूल्स ऑफ नफरा में
पावर्स में एक पनिशमेंट करके एक पॉइंट दिया हुआ है ऑन प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। ये पनिशमेंट तो देखेंगे, साथ साथ ये भी पनिशमेंट जो पॉइंट नंबर 3 में लगने वाली है, ठीक है। तो देख, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। पावर्स ऑफ नफरा, तो पहला पावर, पावर टू इन्वेस्टिगेट, याद रखना बच्चों, पहला पावर, पावर टू इन्वेस्टिगेट। किस चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे ये लोग, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करें? तो देखो, नफरा जो है वो सू मोटो, मतलब खुद से, या फिर अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस दिया हुआ है, सो इफ द रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो स्यू मोटो यानी कि खुद से, या फिर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसको, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को। नोटिस बॉडी कॉर्पोरेट आइडिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, तो जाके देखना कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है। सो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो कंपनी हो, लिस्टेड, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन, स्मॉल, जो भी हो, उस बॉडी कॉर्पोरेट को वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो एक नफरा कर सकती है खुद से, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको बोला कि जाओ इस बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टिगेशन करो, तो वो करवा सकते हैं। क्लियर? वो बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, जो भी हो, वो कोई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, जो भी हो, तो उस चीज को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। या फिर किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, किसी भी मतलब किसी भी पर्सन को ऑन द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिलेटेड कोई मैटर है तो उन मैटर्स को वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसा इधर यहाँ पे लिंक करूं तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों, आपको आसानी हो जाएगी। पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द मैटर्स, सॉरी, पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। किसी बंदे ने अगर प्रोफेशनली मिसकंडक्ट किया हुआ है इन रिलेशन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को, उस पर्सन को वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आईएनएफएस के केस में, पीएनबी के केस में उन्होंने यही किया था, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे हर एक बंदे का, उस पीएनबी का, उस आईएनएफएस कंपनी का, और साथ साथ उस कंपनी के ऑडिटर्स का, उस बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर्स का, रिलेटिंग टू किसी भी प्रकार का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या उन्होंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को सही ढंग से फॉलो किया है, नहीं किया है? क्या उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो किया है, नहीं किया है? क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही ढंग से हुआ है, नहीं हुआ है? क्या कोई प्रोफेशनल उस कंपनी के साथ, उस एंटिटी के साथ मिल करके, कॉन्निवेंस कर करके, क्या उन्होंने इस फ्रॉड को छुपाया है? क्या उन्होंने अपने क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को डिग्रेड किया हुआ है? क्या उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस को साइड में रखते हुए कुछ पैसों के लिए, क्या उन्होंने इन्वेस्टर्स को, क्या उन्होंने कंपनी के मेंबर्स को, क्या उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है? बिकॉज इन बड़ी बड़ी कंपनीज में पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, और उन्हीं स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नफरा जो है वो उस पर्सन को, उस बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मैटर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये पहला पावर है। और एक बात और मैं बोल दूं, नोट देखो, बहुत ही जबरदस्त नोट है। वंस द नफरा स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, एक बार नफरा आ गया ना भाई, शेयर आ गया, तो उसके बाद कोई और शेयर नहीं होता है। एवरीवन इज लायन अंटिल, अनलेस एंड अंटिल रियल लायन कम्स इन। तो ये नफरा जो है वो रियल लायन है, ही रोर लाइक एनीथिंग। एक बार नफरा ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया बच्चों, तो उस टाइम पे कोई और इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी बॉडी हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेबी, सिकरा, जो भी बॉडी हो, वो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती अगर एक बार नफरा ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। मतलब ये सब बॉडीज की, सब बॉडीज का बाप है ना। एवरीवन इज लायन अनलेस एंड अंटिल द रियल लाइन कम्स इन। तो ये रियल लाइन है, ए आ गया साइड में, कोई नहीं आ सकता। क्लियर है, पक्का? तो वंस द नफरा स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी कॉर्पोरेट शैल इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट वन, अभी जो क्या पहला पावर, पावर टू इन्वेस्टिगेट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, पावर ऑफ सिविल कोड, ये सब जबरदस्त है ना। सिविल कोड पता है आपको? दो कोड होते हैं, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। सिविल कोड, अब जो नफरा है इसको सिविल कोड्स के पावर दिए हुए, कौन से मैटर्स के रिलेटेड, मतलब देखो कोर्ट के जैसे काम कर रही है। अब कोर्ट से बड़ा क्या होता है भाई, आजकल दुनिया में जो भी बातें हो रही है ना, झगड़ा हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, आई विल सी यू ऑन द कोर्ट, ओके, आई विल सी यू इन द कोर्ट।
मतलब क्या, मैं तुमको कोर्ट में घसीटूंगा। मतलब कोर्ट इज द अटमोस्ट अथॉरिटी। जो न्याय व्यवस्था है अपनी, उसमें जो अटमोस्ट अथॉरिटी है वो कौन है? कोर्ट है। दुनिया में जो भी हो, इंडिया में जो भी बातें हो, वो जाके कोर्ट में ही क्या होगी बोलो? फाइनलाइज की जाएंगी। तो उस कोर्ट की, उस अथॉरिटी की, जो जुडिशियल अथॉरिटी है, उस जुडिशियल अथॉरिटी के जैसे पावर्स नफरा को दिए हुए हैं। मतलब ये नफरा भी क्या है बोलो? जुडिशियल अथॉरिटी जैसा काम करेगी। अरे पेनल्टी वगैरह लगाना भाई छोटी बात नहीं है, अथॉरिटी को बहुत पावर दिया हुआ है। पेनल्टी लगाना किसी के बस की भी बात नहीं है, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु वगैरह पेनल्टी नहीं लगा सकता। ठीक है। सो ये सिविल कोड के जो पावर्स है, कुछ पावर्स है वो नफरा को दिए हुए। कौन से पावर है? पहला पावर देखो, जो सिविल कोड के पास ये सेम पावर अवेलेबल है जो नफरा को में वेस्ट हुआ है, कि नफरा तुम इस बारे में ये पावर सिविल कोड के खुद एक्सरसाइज कर सकते हो। कौन सा पावर है? पहला, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब वो क्या कर सकते हैं? किसी भी बंदे को, किसी भी प्रोफेशनल को, किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को, डायरेक्टर्स को, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, उन सब लोगों को बोल सकती है कि हमको जो है आपके कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत करो। जैसे कि एनएफएस के केस में जो ऑडिटर थे डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स के, उन लोगों को उस ऑडिटर्स के वर्क पेपर्स को प्रोड्यूस करने के लिए उनको बोला था। मतलब ऑडिटर, जो तुम ऑडिट करने के टाइम पे जो पेपर तुमने खुद से बनाए हैं, है ना, जिन लोगों का ऑडिट का पढ़ाई हुआ है, दे कैन कोरिलेट विद दिस वर्क पेपर्स या फिर ऑडिट फाइल, जिसमें परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल होती है, जिसमें ऑडिटर जो अपना रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट उन पेपर्स के ऊपर बनाता है ना। मतलब उसके खुद के डॉक्यूमेंट जो किसी को नहीं दिखा सकता। इवन क्लाइंट भी मांगे तो क्लाइंट को भी नहीं देना है उसने। मतलब ये बड़े ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को भी नफरा जो है वो डिमांड कर सकता है, और नफरा के सामने आपने उसको प्रस्तुत जरूर करना है। कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, लेजर्स, वाउचर्स, जर्नल बुक, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं बच्चों, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कंपनी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड एनी ऑडिटर, नफरा कैन क्लेम टू डिस्कवर एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। और ये किसी भी जगह पे, ऐसा नहीं कि वो जाके कंपनी में जाके देखेंगे, नहीं, वो बोलेंगे कि आ जाओ दिल्ली में, अपना ऑफिस है, दिल्ली में आके हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो आपको झक मार के बच्चों वहां पे जाके उन डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करना है। ये पावर है सिविल कोड का, जो नफरा के सामने, नफरा को उन्होंने दे दिया है। क्लियर है? पक्का? बढ़ते हैं अगले पावर की तरफ। Yes, next power of the Nafra is summoning and enforcing the attendance of the person and examine them on oath. Now, what do you mean by summoning? Now, summoning is what? That if suppose court want any person to attend the hearing of any case, then that court will issue a summon on that person. So that person has to attend the court. So likewise, the civil court power is been vested with the Nafra, that Nafra can also summon any person कि तुमने आके हमारे सामने, हमारे ऑफिस में जो है वो अटेंडेंस दे देना है, ठीक है ना, हमारे सामने हाजिर रहना है किसी भी मैटर में। वो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, चाहे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, जो भी पर्सन है कंपनी का, उसको, या फिर कंपनी के ऑडिटर, या फिर ऑडिटर के किसी भी स्टाफ को वो बंदा क्या कर सकता है, वो नाफरा क्या कर सकता है, अपने ऑफिस में एनफोर्स कर सकता है, उसको समन दे सकता है कि आओ हमारे ऑफिस में अटेंड हो जाओ, ठीक है। और ना कि उसको बुलाते हैं उनको ओथ पे, ओथ यानी कि शपथ में, मैं जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट में होता है ना, मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ। सर गीता किधर है? भगवत गीता। मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा शपथ पे ओथ लेके उसको एग्जामिन कर सकता है। देखो भाई, किसी को भी, किसी भी अथॉरिटी को ये ओथ पे एग्जामिन करने का पावर नहीं है, बस कोर्ट के पास होता है, और कोर्ट का यही पावर हमने नाफरा को दिया हुआ है। क्या सीन है भाई? ठीक है। तो नफरा जो है वो समन भेज सकता है, समन यानी कि हाजिर होने का ऑर्डर जो है किसी बंदे को भेज सकता है, और अगर नहीं आ रहा है तो उनको एनफोर्स करेगा कि नहीं आना ही है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, किधर भाई जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा ना पेनल्टी लगाएंगे। क्लियर है? सो समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन एंड एग्जामिन दैट पर्सन ऑन ओथ। नेक्स्ट वन है इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स, रजिस्टर एंड द डॉक्यूमेंट। अब उसको हाथ हिलाते नहीं बुलाते हैं, उसको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उसके साथ मंगवाते हैं, जो भी रजिस्टर हो, डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हो।
तो वो डॉक्यूमेंट को वो इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स सामने ला के रखने के लिए बोल सकते हैं, साथ साथ उनका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। जो उन्होंने साथ में लाए हैं, साथ में नहीं लाए तो कंपनी में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and other document, summoning and enforcing the attendance and examining that person on oath, and next one inspection of the books registered and other documents, and last one issuing the commissions for examination of the witnesses and documents. Now what is commission? Commission मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, वो बेंचेस लगा सकते हैं, बेंचेस लगा सकते हैं मतलब कि वो कुछ एडिशनल कमिटीज बिठा सकते हैं, सब कमिटीज जिसको बोलते हैं कि नफरा एक कमिटी है। अब 15 लोग भाई इंडिया में पूरे नहीं हो जाएंगे, मान लेते हैं अभी नफरा का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, यस और नो, दिल्ली में है एक्चुअली। अब मान लेते हैं उनको चेन्नई में किसी कंपनी का इंस्पेक्शन करना है, अब चेन्नई के सारे बंदों को नहीं बुला सकते इधर, तो वो क्या करेंगे, चेन्नई में कुछ उनके लोग रहेंगे, उनका एक कमीशन बिठाएंगे, ओके, उनकी कमिटी बिठाएंगे, जो कमिटी क्या करेगी, जाके वहां पे इंस्पेक्ट करेगी विटनेसेस को या फिर डॉक्यूमेंट्स को, चेन्नई में जो भी कंपनी है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। तो उस प्रकार से कमीशन वगैरह बिठा सकते हैं, ये उनको पावर है। जैसे कोर्ट भी बेंचेस लगा सकते हैं ना, वो बेंच क्या करेगा, स्पेसिफिकली उस घटना या फिर उस केस की तहकीकात करेगी, तो वैसे ही ये भी क्या कर सकते हैं, एक कमीशन बिठा सकते हैं, कमिटी बिठा सकते हैं, जो उनके भी यहाँ पे उस केस की तहकीकात करे, इंस्पेक्शन करे, डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन करे उन बंदों को जो बंदे इसके रिलेटेड है। क्लियर है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सिड, वेकअप सिड, गाना है ना, वो वेकअप सीड मूवी आया था ना बीच में, तो वेकअप सीड क्यों, सिविल कोड का बुलावा आया है, वेकअप सीड सिविल कोड का बुलावा आया है, या फिर वेकअप सीड नाफरा का बुलावा आया है, ठीक है। तो सिड का मतलब क्या है, ओके, सिड, सिड मतलब एस से आएगा समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, क्या बोलो, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, ठीक है। आई से आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इशूइंग द कमीशन, ठीक है। एंड डी से आता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। वेकअप सीड नाफरा का बुलावा आया है, वापस एक बार, वेकअप सीड नाफरा का बुलावा आया है। इसका मतलब क्या है, वेकअप सीड का मतलब क्या है, एस स्टैंड्स फॉर समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग दैट पर्सन ऑन ओथ। आई से दो आते हैं, पहला इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट आई से आते हैं इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनिंग द विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड डी से आता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है। तो ये हो गए पावर्स ऑफ द सिविल कोड। अब दो पावर हमने देख लिए, पहले पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पावर्स ऑफ सिविल कोड, वेकअप सीड वो वाला। नेक्स्ट वन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पेनल्टी ऑन प्रोफेशनल, दैट इज ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के ऊपर पेनल्टी क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी, ये सारे एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन वगैरह करने के बाद अगर उसको लगता है कि ऑडिटर्स प्रोफेशनल जो है उन्होंने क्या किया है, गलती किया है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये इंडिविजुअल सीए है, मतलब उसका कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म वगैरह नहीं, वो इंडिविजुअल है, तो उसके ऊपर मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम जितना भी फीस उसने रिसीव किया है उसके 5 टाइम्स उसको पेनल्टी लगा सकते, मतलब कमाया खाया पिया कुछ भी नहीं, ग्लास भी नहीं तोड़े और कुछ नहीं, उसका 5 टाइम चला गया। मतलब अगर मान लेते किसी ने 1 करोड़ फीस लिया हुआ है तो उसको 5 करोड़ तक का पेनल्टी लग सकता है, मतलब उसने जितना भी कमाया ना वो चला गया भाई। तो भैया गलती करने से पहले, फ्रॉड में कॉन्निवेंस करने से पहले, मिली भगत करके फ्रॉड करने से पहले एक बात जरूर समझ लो कि अगर आपने ऐसा किया और नफरा ने आपको पकड़ लिया तो आपने जितना भी फीस लिया है उसके 5 टाइम्स, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, 5 टाइम्स जो है वो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो ठुक सकती है, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकेला प्रैक्टिस करता है, अगर मान लीजिए फर्म है जैसे डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स, ओके, ये पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से भी सीए फर्म्स बन सकता है, तो अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो यही 5 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, 10 टाइम्स हो जाएगा, और 1 लाख जो है वो हो जाएगा 5 लाख। सो इंडिविजुअल सीए है तो 1 लाख से लेके 5 लाख, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो 5 लाख से मिनिमम 5 लाख की पावती तो फटेगी, और ये बढ़ सकती है 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव, यानी कि आपने अगर 10 करोड़ का फीस लिया तो 100 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, मतलब कि 5 लाख से लेके 100 करोड़ की पेनल्टी। ओ माय गॉड, 100 करोड़, कैन यू जस्ट इमेजिन 100 करोड़ की पेनल्टी, भाई लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बंदा। समझ गए बात को। तो ये पेनल्टी मॉनिटर लग सकती है, बस यहाँ पे ये बात नहीं रुकती है, नफरा को पावर दिया हुआ है, आपको तो लुटा दिया, ओके, साथ साथ आपको वो डिबार कर सकते हैं फ्रॉम सीए एंड फर्म, मतलब उस सीईओ को या फिर फर्म को डिबार कर सकते हैं
फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एज अ सीए, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मिनिमम 6 महीना तो होएगा ही होएगा, मतलब मिल गए तो 6 महीना आपकी सीओपी चलेगी, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस चला गया। हाँ, मेंबरशिप रहेगी लेकिन सीओपी चला जाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ये मैक्सिमम जा सकते, मतलब आपको 1 लाख से 5 टाइम्स ऑफ फी इंडिविजुअल है, तो फर्म है तो 5 लाख से लेके 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड, और साथ साथ आपकी सीओपी जाएगी 6 महीने के लिए और वो 10 साल तक हो सकते हैं, मतलब कि आपके पैसे तो चले गए, साथ साथ आप काम भी नहीं कर सकते, एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट काम भी नहीं कर सकते, मतलब कि रोजी रोटी का आप तो हाल फिलहाल में तो आप तबाह हो गए, जितना भी आपने कमाया था वो चला गया, उससे तो ज्यादा चला गया, और साथ साथ अगले कुछ सालों तक आप काम भी नहीं कर सकते, मतलब कि दुनिया झंड हो गई आपकी, ठीक है। सो दीज आर दी पावर्स ऑफ द नफरा, ये है पावर्स ऑफ नफरा, नफरा की ये पावर्स, ठीक है। एक तो पावर टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एंड पेनल्टी ऑन द ऑडिटर्स। क्लियर है बात, समझे? तो हमने तीसरा पॉइंट खत्म कर लिया ये वाला, दैट इज द पहला हमने खत्म है वाई नफरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा जिसमें 1 और 15 लोग हैं, उसके बाद अभी देखा हमने पावर्स ऑफ नफरा। अब इसमें और एक बात है, देखो ये जो भी हमने अभी बातें देखी कि ऑडिटर को ये करेगा या फिर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, लेकिन क्या ऐसा है कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर नफरा का जुरिडिक्शन आता है? मतलब इंडिया के मान लेते हैं किसी भी कोने में एक कंपनी है, क्या उस कंपनी को भी नफरा इन्वेस्टिगेट करेगी? भाई नफरा बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है ना, छोटी छोटी कंपनी के ऊपर अपनी निगरानी रखते बैठेंगे तो भैया उनके तो लग गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जिनके ऊपर ही नफरा क्या करती है, अपना जुरिडिक्शन रखती है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर मोर फोकसिंग ऑन द बिग एंटिटीज, ज्वाइंट एंटिटीज, सो दैट उनमें डिफरेंट, उनमें क्या ना हो, उनमें फ्रॉड ना हो, उनमें फ्रॉड का रिस्क जो है वो कम हो। क्यों? बिकॉज उन कंपनीज में सब्सटैंशियली पब्लिक इंटरेस्टेड है, और अगर उसमें कुछ गफला हो जाता है तो पब्लिक का नुकसान ज्यादा हो सकता है। छोटी छोटी कंपनी रहती है, हाँ इन्वेस्टर का नुकसान होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता है कि जब अपनी इकोनॉमी ही क्या हो जाए, तबाह हो जाए। जैसे कि आयरन इकोनॉमी तबाह होने के कगार पे है भाई। तो सर फिर ये बड़े बड़े एंटिटीज के ऊपर नफरा काम करेगा, लेकिन छोटे छोटे एंटिटीज के ऊपर कौन काम करेगा, कौन देखेगा? भाई आईसीए है ना, तो आईसीए छोटी छोटी एंटिटीज के ऊपर अपना निगरानी जो पहले रखती थी वैसे रखेगी, नफरा जो है अभी बड़े एंटिटीज पे काम करेंगे। अब ये कौन सी बड़ी एंटिटीज है ये देखेंगे, तो अभी जितने भी हमने रूल्स देखे हुए हैं, ये भी रूल्स जो भी इन्वेस्टिगेट करने का पावर, ये फलाना फलाना बातें, ये सारे इन कंपनीज के ऊपर अपना जो है वो नजर रखेगी। ये कौन सी कंपनी है? सो ऑल द रूल्स व्हाट एवर वी हैव सीन एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग एंटिटीज, तो नीचे जो एंटिटीज दिए हुए हैं ना उनके ऊपर ये सारे रूल्स लागू होते हैं। फिर इनके ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनके ऑफिसर्स को इन्वेस्ट करना, उन कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने का पावर जो है वो नफरा के पास है। पहली कंपनी, बट ऑब्वियस सी बात है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो है नफरा अपना जुरिडिक्शन रखता है, भले कंपनी इंडिया में लिस्टेड हो, मतलब इंडियन कंपनी की बात करें, मतलब जो इंडिया विच हैज द कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड लिस्टेड इन इंडिया, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। साथ साथ अगर ऐसी कोई कंपनी जो आउटसाइड इंडिया भी लिस्टेड है, मतलब कि नैस्डैक हो गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहां पे भी कंपनी लिस्टेड हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि रिलायंस हो गया, या फिर ऐसी कंपनी जो नैस्डैक में लिस्टेड है या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो ऐसी कंपनी जो इंडिया में तो लिस्टेड है, जो इंडियन कंपनी है, अब बाहर की कंपनी बाहर के कंट्री में लिस्टेड है उसके ऊपर जुरिडिक्शन नहीं है। वो बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, जो इंडिया में लिस्टेड है साथ साथ बाहर के कंट्रीज में भी लिस्टेड है, उन कंपनीज के ऊपर ये नफरा के रूल्स लागू होते हैं। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी लेकिन बड़ी कंपनी, अनलिस्टेड बहुत बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी इररिस्पेक्ट ऑफ एनी क्राइटेरिया लागू है नफरा के रूल्स। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ और मोर, और बोला है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिपॉजिट 500 करोड़ और मोर। 500 हजार 500, 500 हजार 500, कितना बोलो? 500 हजार 500, 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 5 का 10, 10 का 5, 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 10 का 5, 5 का 10, 5 का 10, 10 का 5, 5 का 10, 10 का 5, 5 का 10, 10 का 5। ओके, सो 500 करोड़, 1000 करोड़ एंड 500 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ एंड 500 करोड़। ओके, अगर मान लेते किसी कंपनी का, किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या फिर ज्यादा है तो नफरा के रूल्स लागू है, या फिर
टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर ज्यादा है तो भी लागू है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर एंड डिपॉजिट कुल मिलाकर के 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो नफरा का रूल्स लागू है। ठीक है, अब इसमें से एक भी कंडीशन टप गई तो आपके ऊपर नफरा लागू है। ठीक है, चाहे वो पेड अप शेयर कैपिटल टपने दो, टर्नओवर टपने दो, आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट टपने दो। ठीक है, सो पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, एंड आउटस्टैंडिंग एलडीडी 500 करोड़। एलडीडी यानी कि लोन डिपॉजिट, लोन डिबेंचर डिपॉजिट, एलडीडी। ओके, कॉमनली उसको एलडीडी बोलते हैं। एलडीडी मतलब लोन डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स, लोन डिबेंचर डिपॉजिट जो भी है। ठीक, एलडीडी। अगर आपका आउटस्टैंडिंग एलडीडी अगर 500 करोड़ या फिर ज्यादा है तो आपके ऊपर नफरा का रूल्स लागू है। अब ये कौन से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि हमको देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या नफरा के रूल्स हमारे ऊपर लागू है। तो हमको देखना पड़ेगा कि 31 मार्च 2020 दैट इज द प्रीवियस ईयर के एंड पे ये जो आउटस्टैंड पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर या फिर एलडीडी जो है वो 500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 500 और इसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या है बोलो, आपके ऊपर नफरा का रूल्स लागू है। क्लियर? तो पिछले साल जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उस फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट में ये बात देखो, क्या पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एंड एलडीडी अगर है 500, 1000, 500, 5 का 10, 10 का 5 अगर है तो आपके ऊपर क्या है बोलो, नफरा रूल्स लागू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड स्पेशल एक्ट कंपनी। ओके, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है तो उसके ऊपर आपके नफरा रूल लागू है। ओके, आईबी कंपनी। कौन सी कंपनी? आईबी कंपनी। व्हाट इज आईबी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया आपके ऊपर लागू है। नेक्स्ट वन, एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन विच इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित में अगर नफरा को लगता है कि इस कंपनी के ऊपर अपने रूल्स लागू होने चाहिए तो उस कंपनी को लागू है। मतलब कि ऐसी कोई भी कंपनी जो पहले 3 में नहीं आती, ना इसमें आती है, ना इसमें आती है, ना इसमें आती है, लेकिन नफरा को लगता है कि जनहित में इस कंपनी के ऊपर ये रूल्स लागू कर देने चाहिए तो उस कंपनी के ऊपर भी नफरा रूल्स लागू हो जाएंगे। क्लियर है? पक्का? वापस एक बार, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 5 का 10, 10 का 5, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 5 का 10, 10 का 5, आईबी कंपनी एंड एनी अदर कंपनी विच इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वापस एक बार, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, 5 का 10, 10 का 5, आईबी कंपनी एंड अगेन व्हाट, एनी अदर कंपनी इन द पब्लिक इंटरेस्ट और एनी अदर पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन, अब ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब यहां पे तो हमने देखा कि ये कंपनी क्या है बोलो, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये इनकॉर्पोरेट इंडिया है, लेकिन हो सकता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है। ओके, जो है आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल अमेजॉन। अमेजॉन क्या है बोलो, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है ना, बट विच इज हैविंग सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अ इंडियन कंपनी। मतलब कि जो अमेजॉन है, ये अमेजॉन अगर किसी इंडियन कंपनी की, जैसे मान लेते हैं कोई है इन्फोसिस। ओके, तो अगर अमेजॉन इन्फोसिस की सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट है, होल्डिंग नहीं है अगर अमेजॉन इन्फोसिस की क्या है बोलो, सब्सिडरी है या एसोसिएट कंपनी है और इस अमेजॉन का इनकम या नेटवर्थ, इस अमेजॉन का इनकम और नेटवर्थ, और क्या बोलो, नेटवर्थ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है। ओके, अब ये क्या चीज है, चलो मान लेते हैं यह है इन्फोसिस का पीएनएल और ये है अमेजॉन का पीएनएल। पहली कंडीशन देखते हैं, इनका इनकम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इनकम मतलब कि हम लोग सेल्स फिगर ले लेते हैं, तो इनका इनकम है मान लेते हैं कुछ 100 करोड़। ठीक है, और अमेजॉन का जो इनकम है वो मान लेते हैं कुछ है 30 करोड़। 30 करोड़, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि इन्फोसिस क्या अमेजॉन की सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी है। अगर है मतलब इन्फोसिस क्या है बोलो, होल्डिंग है
और अमेजॉन उसकी सब्सिडरी है या फिर अमेजॉन इन्फोसिस की एसोसिएट कंपनी है। तो देखना पड़ेगा कि अमेजॉन का जो इनकम है, अमेजॉन का जो इनकम है वो उनके कंसोलिडेटेड यानी कि इन्फोसिस प्लस अमेजॉन, ओके, इन्फोसिस प्लस अमेजॉन के कंसोलिडेटेड इनकम, कंसोलिडेटेड इनकम से 20% से ज्यादा है, कंसोलिडेटेड इनकम से 20% ज्यादा। अब कंसोलिडेशन कैसे करते हैं वो आपने अकाउंटिंग में सीख लिया है, ठीक है ना। वो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट को उसमें से निकाल दो, फिर जितना है उतना क्लब कर दो, है ना, पूरा का पूरा नहीं लेते हम लोग, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इन्फोसिस का अमेजोन में कुछ तो 60% का स्टेक है, तो 60% किसका हो गया, अमेजोन का हो गया और बाकी माइनॉरिटी का हो गया। सो मान लेते हैं 60% ऑफ 30 करोड़ कितना होता है, 18 करोड़। सो कंसोलिडेटेड इनकम कितना हो गया, कंसोलिडेटेड इनकम 118 करोड़ हो गया। तो 118 का 20% निकालो, कितना आएगा, ओके, लगभग ये 18 का 20% 3.6 और इसका आ जाएगा कितना आएगा 20 और लगभग कुछ 24 करोड़ आ जाएगा। ये सुनो, तो 24 करोड़ आएगा 20%। ना 24 करोड़ और 30 करोड़ को कंपेयर करो, 30 करोड़ ज्यादा है। तो अगर ऐसा है इनकम, अगर अमेजोन का कंसोलिडेटेड इनकम के 20% से ज्यादा आ रहा है तो फिर अमेजोन के ऊपर भी नफरा रूल्स लागू हो जाएंगे। सेम गोज विथ नेटवर्थ, ओके, कि अगर मान लेते हैं इंडियन कंपनी कि कोई सब्सिडरी है बाहर की कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर एसोसिएट है, और उस कंपनी का नेटवर्थ जो बाहरी रजिस्टर हुई है उस कंपनी का नेटवर्थ कंसोलिडेटेड नेटवर्थ से 20% से ज्यादा है। इनकम का इनकम से कंपेयर करो, नेटवर्थ का नेटवर्थ से कंपेयर करो। अगर 20% से ज्यादा है, ज्यादा इक्वल टू नहीं, इक्वल टू का तो लागू नहीं है, अगर ज्यादा है तो उस बाहरी कंपनी के ऊपर भी, जैसे कि अमेजोन के ऊपर भी नफरा का रूल्स लागू हो जाएगा। मतलब उस कंपनी के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह 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 जो भी है ऑडिटर का इंस्पेक्शन हो सकता है। मतलब उस अमेजोन का ऑडिटर तो यूएस का रहेगा ना, यूएस के लॉ के हिसाब से रहेगा, लेकिन उसको भी हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बताओ कितने खतरनाक रूल्स है। इंडिया को तो पकड़ लिया, इंडिया के बाहर के लोगों को भी पकड़ लिया। बताओ, ये सुनो, तो ये होगी एप्लीकेबिलिटी। एक बार वापस से एप्लीकेबिलिटी को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेबिलिटी क्या देखी हमने, लिस्टेड कंपनी देखी, उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी देखी, ओके, उसके लिए क्या था अनलिस्टेड कंपनी का 5 का 10, 10 का 5, क्लियर है। ये है पेड शेयर कैपिटल, ये है टर्नओवर और ये है एलटीडी। समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद आईबी कंपनी, ओके, इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है ना। और दूसरा कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर है तो लागू है। लेकिन अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, तो देखना पड़ेगा कि उसका इनकम या नेटवर्थ जो है वो कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ से क्या है 20% से ज्यादा है। 20% से ज्यादा है, 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ से ज्यादा है, तो आपके ऊपर नफरा के रूल्स लागू हो जाएंगे। क्लियर है बात, दिमाग में छाप लो इस बात को, भूलना बिल्कुल नहीं, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट है अगर मान लेते हैं जो भी कंपनी जो इन रूल से कवर्ड है, ओके, अभी जो ऊपर देखा ना हमने ये 5 क्राइटेरिया में जो भी कंपनी आती है, तो उन कंपनीज ने अगर मान लेते हैं अपने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, तो वो कंपनीज 15 दिन के अंदर एडीटी 1 फाइल करके आरओसी को बता देगी। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसमें देखेंगे कितने दिन के अंदर हमने ऑडिटर अपॉइंट किया है, ये आरओसी को बोलना पड़ता है। तो ऐसी जो भी कंपनी जो भी इस रूल्स के अंदर आती है, तो उन्होंने अगर ऑडिटर अपॉइंट किया है तो वो एडीटी 1 फाइल करके, एक एडीटी 1 फॉर्म है ऑडिटर का एडीटी 1। तो एडीटी 1 फॉर्म होता है जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है 15 दिन के अंदर आरओसी को बोलेगी, और आरओसी जो है वो नफरा को बोलेगी कि इस कंपनी ने ये ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, ताकि नफरा जो है उस ऑडिटर के ऊपर अपना नजर रखे। नफरा को कैसे पता कौन ऑडिट कर रहा है, तो नफरा को कौन बोलेगी, आरओसी बोलेगी कि इस कंपनी ने ये ऑडिटर अपॉइंट किया है। ओके, कंपनी बोलेगी आरओसी को और आरओसी बोलेगी नफरा को, या फिर कंपनी भी डायरेक्टली आरओसी नफरा को बोल सकती है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी जो इस रूल से कवर्ड नहीं है, तो जो भी कंपनी है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, अपने ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को 30 दिन के अंदर किसको बोलेगी, डायरेक्टली नफरा को बोलेगी, क्योंकि वो आरओसी को नहीं बोल रही। क्लियर है। जो भी रूल्स में कवर्ड है उन्होंने एडीटी 1 में आरओसी को बोलना है, आरओसी नफरा को बोलेगी। अगर रूल्स में कवर नहीं है तो वो डायरेक्टली नफरा को 30 दिन के अंदर बोल देगी। क्लियर है, पक्का। यस, तो ये एक रूल था जो मैंने डिस्कस किया। चलो, मान लेते हैं कंपनी, अब दूसरा एग्जांपल है, एक मान लेते एक कंपनी है, मान लेते हैं इन्फोसिस।
तो इन्फोसिस जो है वो लिस्टेड है, और अगर लिस्टेड है तो नफरा लागू है। मान लेते हैं इन्फोसिस ने अपने शेयर जो है वो जो लिस्ट किए थे उसको अनलिस्ट कर दिए, मतलब अभी इन्फोसिस क्या बोलो अनलिस्टेड है, और ना वो अपने सेकंड क्राइटेरिया में आते हैं, 5 का 10, 10 का 5 में नहीं आती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 5 का 10, 10 का 5 में नहीं आती है, और वो लिस्टेड थी, अब वो अनलिस्टेड होगी। क्यों अनलिस्टेड करवाया? बिकॉज उसमें फ्रॉड हो गया और वो नफरा के चक्कर से बचना चाहते हैं, और लिस्टेड है इसलिए नफरा आ रहा है, और हम 5 का 10, 10 का 5 में नहीं आते, तो नफरा अपने ऊपर नहीं आएगा। ये सोच के उन्होंने क्या कर दिया, अपने शेयर्स को लिस्टेड से निकाल दिया, अनलिस्टेड बना दिया। ओके, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस में फ्रॉड है, मैं हाइपोथेटिकल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा रहा हूं। तो इन्फोसिस ने क्या किया, अपने शेयर्स को अनलिस्ट करवा दिया, अपने सिक्योरिटीज को अनलिस्ट करवा दिया, ताकि वो नफरा के नजर से बच जाए। लेकिन एक रूल्स में ये बताया है कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नफरा के रूल से गवर्न होती थी, अगर वो लिस्टेड नहीं रही अब तक, या फिर वो लिमिट से बिलो आ रही है, 5 का तो 10 का 5 से कम आ रही है, लेकिन उसके ऊपर नफरा के रूल्स पहले लागू हुआ करते थे, लेकिन अभी लिस्टेड नहीं है, अभी बिलो लिमिट आ रही है, लेकिन वो जब से सीज हुई है, लिस्ट लिस्टेड से निकल चुकी है या फिर लिमिट से नीचे आ चुकी है, उसके बाद 3 साल तक नफरा उसके ऊपर अपना नजर रखेगा, ताकि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया हो, इसलिए नफरा उनको नहीं छोड़ता है। वो बोलते हैं कि अगले 3 साल तक, मतलब मान लेते हैं कोई कंपनी इन्फोसिस जो लिस्टेड से अनलिस्टेड बनी, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2020 से, तो उसके बाद 3 साल, 2021, 21-22 और 22-23 तक नफरा के पावर्स इनके ऊपर है। नफरा जो है इतने पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है, जो भी हमने देखे। या फिर कोई कंपनी है, मान लेते हैं एक विप्रो है, मान लेते हैं विप्रो कंपनी है, विप्रो क्या नहीं है, लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो 5 का 10, 10 का 5 में आती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या नहीं है, वो इस साल से 5 का 10, 10 का 5 से कम आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगले 3 साल, 1, 2, 3 साल तक क्या हो सकती है बोलो, नफरा जो है उनके ऊपर रूल्स जो है वो लगा सकती है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप बोलेंगे नहीं कि नफरा नफरा अभी तो हम लोग लिमिट में नहीं है, अभी तो हम लोग लिस्टेड नहीं है, तो तुम काय के लिए अपने ऊपर आ गए? नहीं, 3 साल तक, जब से सीज होगी 3 साल तक वो क्या रहेंगे, उसके ऊपर लागू रहेंगे रूल, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने 3 पार्ट कवर कर लिए, यहाँ पे देखो ऊपर कौन कौन से, ये वाई नफरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा, पावर्स ऑफ नफरा, ठीक है ना। अब देखते हैं पनिशमेंट की बारी, ठीक है ना। पनिशमेंट क्या क्या दिया है देखो यहाँ पे, यस, पार्ट 4 पनिशमेंट। अब ऊपर जो हमने पार्ट 2 में पनिशमेंट देखी थी, ठीक है ना, ये पेनल्टी ये तो लगेगी, साथ साथ इसके ऊपर नीचे भी कुछ पनिशमेंट बोली है, ये भी आपके ऊपर लगेगी, ठीक है ना। तो 2 पनिशमेंट है अपने ऊपर। पनिशमेंट देखो, इफ ए कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और ऑडिटर, ऊपर जो है वो प्रोफेशनल के ऊपर थी, नीचे अभी प्रोफेशनल और कंपनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिस किसी के ऊपर, डायरेक्टर हो, सीईओ, सीएफओ, एमडी, जो भी चेयरमैन, जो भी, उसके ऊपर भी लगेगी, कंपनी के ऊपर भी लगेगी, साथ साथ ऑडिटर के ऊपर भी, या फिर किसी और पर्सन जो भी उसके रिलेटेड है उसके ऊपर भी लगेगी। मतलब देखो, किसी थर्ड पार्टी को भी कवर कर लिया, अगर वो इसमें नहीं आता है और वो उसके रिलेटेड बंदा है, उसके ऊपर भी लगेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी लगेगी। अगर वो नफरा के रूल्स को कॉन्ट्राविन करते हैं, तो सेक्शन 450 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। व्हाट इज 450? अगर मान लो इस एक्ट में किसी भी जगह पे कोई भी पेनल्टीज नहीं डाली है, तो आपके लास्ट चैप्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, उस मिसलेनियस चैप्टर में सेक्शन 450 डाला हुआ है, उसमें अगर किसी एक्ट के किसी भी पार्ट में कुछ पेनल्टीज वगैरह नहीं डाली है, तो यहाँ पे पेनल्टी लगाएंगे। तो सेक्शन 132 में अगर पेनल्टी नहीं डाली हुई है, तो सेक्शन 450 की पेनल्टी उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो कंपनी ऑफिसर एंड ऑडिटर के ऊपर ये पेनल्टी लगेगी कि उनके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग सकती है, साथ साथ 1,000 पर डे की पेनल्टी उनके ऊपर लग सकती है। क्लियर है? समझे? पक्का ये छोटी सी पेनल्टी है, लेकिन प्रोफेशनल के ऊपर ज्यादा पेनल्टी डाली है। कंपनी ऑफिसर के ऊपर 10,000 से लेके 1,000 की पेनल्टी पर डे की पेनल्टी है, उसका मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं बताया है अब तक। 10,000 एक बार पावती फटेगी, एंड मतलब 10,000 तक की पावती फटेगी, साथ साथ 1,000 पर डे, जितने भी कंटिन्यू डिफॉल्ट करेगी उतनी एक हजार से वो क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होते जाएगी। मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे नहीं बताई है, ठीक है ना, एक अनलिमिटेड पेनल्टी, ठीक है। और साथ साथ प्रोफेशनल्स के ऊपर पेनल्टी क्या है कि अगर इंडिविजुअल है तो 1 लाख से लेके कितना बोलो आपका 5 टाइम्स ऑफ द फीस, और अगर फर्म है तो 5 लाख से लेके आपका 10 टाइम्स ऑफ फी, और साथ साथ 6 महीने से लेके 10 साल तक आपकी प्रैक्टिस चली जा सकती है, ठीक है। तो यहां पे हमने खत्म कर लिया बच्चों, क्या बोलो, नफरा के ये पॉइंट्स
फोर्थ पॉइंट पनिशमेंट। अब देखते हैं मिसलेनियस पॉइंट्स। अब मिसलेनियस पॉइंट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ठीक है, चलो जाते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। यस, तो सीए इंटर के लॉ के मॉड्यूल के पेज नंबर 9.20 पे आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे punishment in case of a non-compliance, if any person or officer of the company or an auditor or any other person contravenes the NAFRA rules, then he shall be penalized under section 450, ठीक है ना। साथ साथ कुछ मिसलेनियस पॉइंट देखो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 5, एनी पर्सन एग्रीड बाय द NAFRA रूल्स इशूड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4, मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये, इसकी बात कर रहे हैं कि ऑडिटर के ऊपर अगर मान लो पेनल्टी लगाई है, कहाँ पे गया ऑडिटर को पेनल्टी, सेकंड, यस, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन नंबर 4 क्लॉज सी। ओके, तो ये क्लॉज सी है सेक्शन नंबर 4 का। तो अगर किसी भी ऑडिटर के ऊपर ये पेनल्टी लगाई है सेक्शन 4 सब क्लॉज सी के अंदर, ठीक है, कि उसके 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख 10 टाइम्स, उसके बाद डिबारिंग सीए फ्रॉम द प्रैक्टिस, तो अगर ऐसा किसी के ऊपर लगाया है तो वो क्या कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसे कि एनसीएलटी, तो एनसीएलटी में जाके नफरा ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाया तो वो एनसीएलटी में जाके अपना कहना बोल सकता है कि देखो देखो ऐसा हुआ था और हमको ये मान्य नहीं है। कोई भी पर्सन एग्रीड है कि मैं मेरे ऊपर ये पेनल्टी लगी नहीं सकती, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो नफरा के पास नहीं, वो एनसीएलटी के पास जाके अपना कहा सुना जो है, दुखड़ा जो है वो सुना सकता है। फिर उसके बाद एनसीएलटी जो भी तहकीकात करके अगर उसके ऊपर की पेनल्टी अगर मिटाना चाहता है तो मिटा सकता है, नहीं तो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो एक बात है, एक सीए को थोड़ी सी तसल्ली है, दिल को, ऑडिटर को तसल्ली है कि अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ये सही नहीं है तो वो एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। उसके बाद नफरा शैल मीट एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन बिजनेसेस एट इट्स मीटिंग इन सच मैनर, मतलब नफरा जो है वो अपने हिसाब से किसी कितने भी समय कहाँ पे भी मिल सकता है रिगार्डिंग दिस। उसके बाद यस, पॉइंट नंबर 12, the head office of the NAFRA shall be at the New Delhi and NAFRA may meet at such other places in India as it deems fit। तो हेड ऑफिस दिल्ली में है तो दिल्ली में मिल सकते हैं, नहीं तो किसी और भी जगह पे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मिल सकते हैं। अब नफरा के जो रूल्स, नफरा के जो अकाउंट्स वगैरह है, ओके, नफरा भी अपने जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है या फिर कोई और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करेगा, बिकॉज ये अथॉरिटी है और उन्होंने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। और उसका ऑडिट जो है वो कैग करेगा, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इस नफरा को ऑडिट करेंगे। मतलब देखो, जो अथॉरिटी ऑडिटर्स को ऑडिट कर रही है, ओके, है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक कर रही है, मतलब ओवरसी कर रही है, मतलब कि ऑडिटर्स को ऑडिट कर रही है, उसका भी ऑडिट करने की अथॉरिटी कैग को दिया है, ठीक है ना। अभी कैग चीज क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है, इट इज अपेक्स अथॉरिटी ऑफ द ऑडिट इन इंडिया। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, एक कमेंट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि नफरा के चेयरमैन कौन है, वैसे आज के दिन पे इंडिया के कैग कौन है, इसका भी नाम मुझको क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है ना। चेक करो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना कौन सी दो बातें, नफरा के चेयरमैन कौन है और इंडिया में अब तक अब कैग कौन है। ओके, कैग के ऑफिस को किसने होल्ड किया है उनका नाम डाल देंगे, ठीक है। The accounts of the NAFRA shall be audited by CAG at such intervals as may be specified by him, and such accounts as certified by CAG together with the audit report thereon shall be forwarded to the central government by the NAFRA। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के पास ये सारे रिकॉर्ड जाएंगे। नफरा शैल प्रिपेयर इन सच फॉर्म एंड टाइम्स ईच फाइनेंशियल ईयर एज वी प्रिस्क्राइब द एनुअल रिपोर्ट। नफरा क्या करेगा, एक एनुअल रिपोर्ट बनेगा along with the full accounts of the activities during the financial year and forward the copy to central government यानी कि parliament, and the central government shall cause the annual report and audit report to be given by the CAG to be laid before each house of the parliament। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नफरा ने वगैरह बनाए हैं वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे बोलो, अलग विद ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। ये सारी बातें थी अपनी क्या बोलो नफरा के रिलेटेड। तो ये मिसलेनियस पॉइंट्स थे, अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, इस मिसलेनियस पॉइंट के जो भी मैंने मिसलेनियस पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस नोट्स के इस मिसलेनियस के नीचे 1 2 3 4 ऐसे नोट्स बना के उसको रिवीजन कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है और भी डिटेल में डिस्कशन है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जितनी भी बातें डिस्कस की है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड डिस्कस की हुई है, ठीक है ना। चलो, तो एक बार वापस से सेक्शन 132 को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। 5 बातें थी डिस्कस करने की, एक तो वाई नफरा, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स ऑफ नफरा, पनिशमेंट। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पावर्स इंपॉर्टेंट है और पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी के पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाना। वाई नफरा, नफरा जो है वो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटिंग टू द एएस एसए, वो मॉनिटर करेंगे, एनफोर्स करेंगे कंप्लायंस ऑफ दैट एएस एंड एसए व्हिच हैज बीन रिकमेंडेड एंड दे विल oversee the quality of auditors and suggest the improvement and they can perform the such other functions relating to the 1 2 3। next one,
कॉन्स्टिट्यूशन नफरा कितने लोग रहते हैं? कुल मिला के 16 लोग रहते हैं। 16 में से एक रहेगा चेयरमैन और 15 लोग रहेंगे, ठीक है ना। 15 लोग पार्ट टाइम रह सकते हैं, फुल टाइम रह सकते हैं। जो भी बंदे अपॉइंटेड है चेयरमैन को मिल मिला के 16 लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारा किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हमारा लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है ना। जो भी फुल टाइम मेंबर है वो उनके अपॉइंटमेंट के दौरान किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे और उनके अपॉइंटमेंट के बाद, उनकी अपॉइंटमेंट खत्म होगी उसके बाद 2 साल तक के लिए भी वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ रिलेटेड नहीं रह सकते। व्हाट इज द पावर? 3 पावर दिए गए हैं। एक तो पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर ऑफ सिविल कोड एंड पेनल्टी ऑन द प्रोफेशनल। ये 3 पावर दिए हुए हैं। पहला पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑन द मैटर्स ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो सुमोटो कर सकते हैं। सेंटर गवर्नमेंट ने उनको बोला कि इन्वेस्टिगेट करो तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्टली पावर ऑफ सिविल कोड, सिड, वेकअप सिड, ओके। सिड, सिड मतलब एस स्टैंड फॉर पावर ऑफ समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओन। सिड, सिड से आई से आएंगे दो इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड इशूइंग द कमीशन फॉर एग्जामिनिंग द विटनेस ऑन डॉक्यूमेंट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवरी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्टली पेनल्टी ऑन ऑडिटर्स, जबरदस्त। इंडिविजुअल ये है और उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सिद्ध हुआ तो 1 लाख से लेके 5 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड, फर्म है तो 5 लाख एंड 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड, और साथ साथ 6 महीने से लेके 10 साल तक उस फर्म के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर सीए के ऊपर प्रैक्टिसिंग का बैन लगा सकते हैं। डिलॉयट में ये बात हुई थी, 7 साल का बैन लग चुका है। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर ये रूल्स लागू है? एक तो लिस्टेड कंपनी इंडिया में या फिर बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर हमने देखा कि अनलिस्टेड कंपनी है, 5 का 10, 10 का 5, ओके। अगर ऐसा हो रहा है 500 करोड़ या फिर मोर पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर मोर, आउटस्टैंडिंग एलटीडी 500 करोड़ और मोर। उसके बाद कोई भी आईबी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या फिर कोई भी स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, उनके ऊपर भी ये रूल्स लागू है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी पर्सन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर लगता है नाफरा को कि इसके ऊपर नाफरा रूल्स लागू हो जाए तो उसके ऊपर लागू कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो बाहर के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है सच एज अमेजॉन, और वो इंडिया के कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट की क्या है बोलो, एसोसिएट है या सब्सिडरी है, तो देखना पड़ेगा कि क्या उनको नफरा रूल्स लागू है। तो नफरा रूल्स लागू है, लेकिन कब? अगर उनके इनकम या नेटवर्थ को कंपेयर करते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ के साथ और वो 20% से ज्यादा, इक्वल टू नहीं, 20% से ज्यादा हो रहे हैं तो नफरा रूल्स लागू है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया था कि अगर जो भी कंपनी इस रूल से कवर्ड हो रही है तो उन्होंने आरओसी को बोलना, एडीटी 1 में 15 दिन के अंदर आरओसी बोलेगा नफरा को कि ये ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है। अगर रूल्स लागू नहीं होता है तो डायरेक्टली 30 दिन के अंदर नफरा को बोल देंगे। एक बार वो इस नफरा रूल्स के एप्लीकेबिलिटी से निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 साल तक वो नफरा उनके ऊपर निगरानी रख सकती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी ऑडिटर के ऊपर और पेनल्टी लगानी है तो वो सेक्शन 450 के अंदर पेनल्टी लगा सकते हैं, वो है 10,000 और 1,000 पर डे, और बाकी की मिसलेनियस बातें जो अभी हमने डिस्कस कर ली है। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 132, दैट इज द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हॉट फेवरेट एरिया फ्रॉम द इंस्टीट्यूट टू गेट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो वाइजली प्रिपेयर करना, ढंग से प्रिपेयर करना हो, अगर इसमें सवाल आए तो इसमें से एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। और इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है। ये एक सेक्शन है सेक्शन 135, ये एक सेक्शन है इसके ऊपर आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। जो 135 वो हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं। जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हैं ये नोट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इतने भी नोट्स आप करके चले गए एग्जाम में या फिर एग्जाम के पहले दिन आप अगर इसको देख के चले गए और इतनी ये सारी बातें आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी है तो बच्चों आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी टू राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन। तो प्लीज 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 इन नोट्स को रेफर करना, आई एम इंसिस्टिंग इन नोट्स को रेफर करना। अगर आप मॉड्यूल से वगैरह पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी बातें हैं वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कंफ्यूज ना होने के लिए इन नोट्स को जरूर रेफर करना। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चैनल पे ये सारे नोट्स अवेलेबल है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पे जाके ग्रुप में जाके आप इन नोट्स को ले सकते हो। और अगर आपको नहीं लेना है तो ये सारे नोट्स जो है वो आप अपने बुक में क्या कर सकते हो, कॉपी डाउन कर सकते हो। कॉपी डाउन से बेटर है कि आप वहां से मेरे चैनल से ले लो, ठीक है ना। चलो सो रुकते हैं हम लोग इधर ही। आई होप ये सेशन जो है 132 का वो आपको क्लियर है। अगर कुछ डाउट होगा नफरा के ऊपर तो अगेन वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ग्रुप में अगर ऐड हो आप चैनल पे अगर हो तो आप वहां पे मुझको डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने जो है वो डाउट जो है वो छोड़ सकते हो ताकि मैं आपके डाउट्स का जो रिजॉल्व है मैं आप उस डाउट्स को रिजॉल्व सही ढंग से कर पाऊँ, ठीक है। चलो सो विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 132 सेक्शन फ्रॉम मी
If you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the Elite Professional Academy to get more updates relating to the CA study and more informative videos on your syllabus. Okay, चलो, so with this signing off, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. Till then, bye bye, sayonara.